आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। आज की इस छोटे से वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस मॉडल पेपर 2 का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, कांच और प्लास्टिक यह लेंस में प्रयुक्त किया जाता है और मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। लेंस यह कांच का बना वैसा पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखी जाती है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहने का मतलब है कि वह मुख्य अक्ष से आने वाली सभी समानांतर किरणें को दूसरे फोकस पर के एक बिंदु पर संकुचित कर देता है। चूँकि यह एक बिंदु पर संकुचित कर देता है इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा अवतल लेंस, यह मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक कांच के बना आयताकार स्लैब है, इसमें आगे से आता है हमारा कोई प्रकाश की किरण जिसको कहते हैं आपतित किरण, और यह जो है इसको जाना चाहे तो ऐसा, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये अभिलंब जो है डिसाइड करेगा। तो यह हो गया हमारा विरल माध्यम और यह हो गया हमारा सघन माध्यम और फिर यहाँ हो गया विरल माध्यम। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसा होगा, ये आगे तक आएगा और यहाँ पुनः जो है माध्यम चेंज हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो पुनः अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये जो एंगल बना इसी को कहते हैं निर्गत कोण। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, मतलब विकल्प ए। अगला प्रश्न कहता है समान दृष्टि के व्यस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है। समान दृष्टि के व्यस्क के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर, विकल्प सी होगा। वही दूर बिंदु अगर कह दे दूर बिंदु, तो दूर बिंदु जो होगा वह अनंत होगा। एक आदमी अनंत दूरी तक देख सकता है, लेकिन जो है नियर विजन कम से कम स्पष्ट दर्शन की स्पष्ट किसी वस्तु को देखने के लिए वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा वस्तु को देख सकता है। दृष्टि दोष क्या है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा और निकट की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाएगा। तो कहता है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ देख सकती है, तो दूरदृष्टि दोष वाली जो आंख है वह दूर की वस्तु को साफ देखेगा लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देखेगा। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को के जो उपचार करेंगे वह उत्तल लेंस के चश्मे के प्रयोग करके इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। हम लोग पढ़े थे प्रकाश का प्रकीर्णन, तो कहता है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे अधिक झुकाव इसमें होता है हमारा बैगनी रंग का, विकल्प डी होगा। इसमें क्या आप देखे थे कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है और इसमें से वाइट जाता है श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश जब जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और यहाँ जो रंगीन पट्टी बनता है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णपट। और यहाँ VIVGY मतलब भी मतलब वायलेट मतलब हो गया हमारा बैगनी, आई से इंडिगो माने आसमानी, बी से हो गया ब्लू माने नीला, जी से ग्रीन माने हरा,
जी 22 हो गया, येलो येलो मतलब पीला, और 8 से हो गया रेड मतलब हो गया हमारा लाल। ऊपर जो है वो रेड है, रेड कलर, तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होने के कारण यह सबसे कम झुकता है। और नीचे हो गया हमारा वायलेट बैगनी, और बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग सबसे कम होने के कारण यह अधिक झुकता है। अगला प्रश्न कहता है किस उपकरण में धन और ऋण, त्वरण नहीं होता है, यहाँ ऋण होगा, यहाँ होगा ऋण। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली जो होता है कॉइल, COIL, कॉइल मतलब होता है कुंडली। कुंडली कहाँ होता है, तो यह जो होता है मोटर में होता है, मोटर में होता है, जनरेटर में होता है, नहीं जनरेटर में होता है, मोटर में होता है, और पंखा में होता है, और हमारा ट्रांसफार्मर में होता है। ये कुंडली होता है, कॉइल होता है, इसमें धन और ऋण नहीं होता है। और इसका संकेत हम लोग ऐसे इस तरह से देखते हैं, कुंडली का संकेत ऐसा होता है। ये हो गया हमारा कुंडली, इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, ये हमारा कुंडली हो गया। रेजिस्टेंस अगर देखें तो ये इस तरह से होता है, रेजिस्टेंस में प्लस और माइनस होता है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न को समझना है, क्योंकि साइंस के प्रश्न जो है रटने का चीज़ नहीं है, एक एक पॉइंट को समझ करके सोल्व करने का चीज़ है। और एक बार जब इसे समझ लेंगे तो यह जो है काफ़ी दिनों तक माइंड में सेटअप रहेगा, जब तक रिवीजन करते रहेंगे तब तक माइंड में सेटअप रहेगा। 10 ओम और 20 ओम कहता है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर श्रेणी क्रम में दो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस, एक 10 ओम है और एक जो है हमारा 20 ओम है, तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ेगा तो R बराबर होता है R1 प्लस R2, जितना रहेगा श्रेणी क्रम सबको जोड़ देंगे, मतलब कुछ नहीं करना है। 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम, 30 ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C, 30 ओम। अगला प्रश्न कहता है, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक धारा का जितना विरोध करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को हम लोग सूचित करते हैं R से। रेजिस्टेंस या ये आर भी हम लोग दे सकते हैं, स्मॉल आर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको सूचित करते हैं इस तरह से, सिंबल है। अगला प्रश्न कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर, दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर का ऐसे मतलब वोल्ट होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य W बराबर VQ होता है। फॉर्मूला V 12 वोल्ट दिया है और Q मतलब आवेश है 2 कूलम दिया है, तो 12 दूनी 24, और हमारा वर्क मतलब हो गया कार्य का मतलब जूल होता है, और जूल को सूचित करते हैं जैसे, मतलब 24 जूल, विकल्प बी आंसर। अगला प्रश्न कहता है, विद्युत फ्यूज काम करता है। फ्यूज क्या होता है, यह विद्युतीय सर्किट में प्रयोग की जाने वाली वह सुरक्षात्मक इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होता है, जो उच्च करंट, अत्यधिक करंट को परिपथ में बहाव होने से रोकता है। यह स्वतः गल जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और वही हमारा सर्किट में से जुड़े उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, AC, गीजर और जितने भी घर में जो है जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे नष्ट होने से बचा देता है। फ्यूज जो होता है, तो कहता है विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विकल्प ए होगा। और फ्यूज यह बनता है टीना, शीशा और कहीं कॉपर भी देता है, तो ये हो गया हमारा, ये बनने में उपयोग होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह डिवाइस होता है। इसका उपयोग प्रत्येक डोमेस्टिक हो या हमारा कॉमर्शियल वायरिंग हो या डोमेस्टिक वायरिंग हो या इंडस्ट्रियल वायरिंग हो, या सभी में फ्यूज का अहम रोल होता है। ट्रांसफार्मर भी होता है, वहाँ भी रोल होता है इसका। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी नरम लोहे को, सॉफ्ट आयरन को, धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है तो यह क्या बन जाता है, तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। जब नरम लोहा को जो है विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो यह मैग्नेट की तरह कार्य करता है, और जैसे ही इसमें से करंट हटा देते हैं तो यह सामान्य लोहे की बिहेव करता है, सामान्य लोहे के जैसा बिहेव करता है। कहता है चुंबक N और S, N से निकलता है और S में घुसता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है
और एक इसका यह भी विशेषता है कि यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे के हमेशा समानांतर होती है, क्योंकि अगर जिस बिंदु पर यह काटेगी वहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त हो जाएगी, जो असंभव होता है। तो कहता है यदि कि हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है, मतलब बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा मतलब होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। और किलोवाट घंटा जो होता है वह ऊर्जा का ऐसे मतलब होता है, अगर वाट घंटा खाली दे देगा, सॉरी अगर किलोवाट दे देगा खाली, तो यह जो हमारा शक्ति का ऐसे मतलब होगा। शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर का ऐसे मतलब वाट होता है। अगला कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है यूरेनियम, आवश्यक होता है यूरेनियम का संकेत यू होता है, और इसका परमाणु संख्या 92 होता है, और इसका परमाणु भार 235 होता है। 92 यूरेनियम 235, यह जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का एक तत्व होता है। अगला प्रश्न कहता है जल से होकर जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन H2O2 मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात 2:1 होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न कहता है भोजन का पचना डाइजेशन ऑफ फूड और पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो भोजन का पचना यह जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया, हिंदी में अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, वही भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है, विकल्प ए होगा। विभिन्न एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, जिसे पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, और यह एक अपचयन प्रक्रम होता है। अगला कहता है रासायनिक समीकरण Fe+H2, मतलब लोहा को पानी से जल से अभिक्रिया करा जाता है, तो Fe3O4, और हाइड्रोजन को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। इसको संतुलित अगर करें हम तो देखते हैं Fe+H2O, सॉरी यहाँ नहीं हटेगा, इसी में कर देते हैं Fe+H2O, तो बनता है Fe3O4+H2। अब यहाँ देखते हैं कि लोहा के गुण 1 है, और लोहा यहाँ कितना है, लोहा के 3 परमाणु है, तो 3 परमाणु करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से संतुलित करना पड़ेगा, इसी में कर देते हैं। यहाँ क्या है, लोहा 1 है, यहाँ 3 परमाणु है, तो यहाँ 3 कर देते हैं, तो ये बैलेंस 3 हो गया, यहाँ लोहा 3 हो गया, यहाँ लोहा, मतलब अभिकर्मक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होता है, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, सॉरी यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 देते हैं, तो हो गया हमारा ऑक्सीजन 4, लेकिन ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ 4 अगर देते हैं तो 4 दूनी 8, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखते हैं लोहा यहाँ 3 है, यहाँ भी लोहा 3 है, यहाँ हो गया हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया हमारा 4, तो यह जो है संतुलित समीकरण है। तो कहता है कि जल में अणु की संख्या कितना है, तो 4 हो जाएगा, हमारा विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको साधारण नमक कहते हैं, कान वाला साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल मतलब H2O से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हाँ ठीक है, यहाँ बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, और यहाँ बनेगा HCl। इस अभिक्रिया को क्लोरसाल अभिक्रिया कहते हैं, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है चीनी, सिंपल फार्मूला पूछा है, अनुसूत्र चीनी का अनुसूत्र होता है C12H22O11, विकल्प सी होगा। C3H6 होता है, यह एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है, और C6H12O6 या ग्लूकोज का फार्मूला होता है, यह जो है एसिटिक अम्ल का हो गया, और यह जो भी हमारा ग्लूकोज का हो गया। यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहता है प्रत्येक साल, इसे जो है अनुसूत्र याद कर लेना है। अगला प्रश्न कहता है हमारा शरीर मतलब मानव बॉडी, हमारा शरीर का pH मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की शक्ति परास के अंदर होते हैं 7 से 7.8। ये रटने वाला याद करने वाला क्वेश्चन है, कोई समझने वाला क्वेश्चन है। जिसका pH मान 7 से कम रहता है वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा, और जिसका pH मान 7 होगा वह उदासीन होगा। उसके बाद कहता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकने वाला तत्व लिथियम होगा, विकल्प ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रांसियम और फ्रांसियम। ये सब जो है वर्ग 1 के तत्व है, और वर्ग 1 के तत्व को हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु।
अल्कली मेटल। और ये सभी तत्व को जो है चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि यह मुलायम होता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको आंसर टिक कर देना है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक मतलब प्लस और माइनस बनता है। प्लस और माइनस करने का मतलब एक धातु रहेगा, दूसरा अधातु रहेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है यह धातु, कैल्शियम धातु हो गया, क्लोरीन अधातु हो गया। कैल्शियम और क्लोरीन धातु और धातु से मिलकर बना होता है, इसलिए यह जो है आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक का क्वथनांक, गलनांक, घनत्व सभी उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन उपधातु होता है। कौन उपधातु होता है? उपधातु कहने का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में मेटोबाइट्स कहते हैं। और इसमें जो है धातु और अधातु दोनों का गुण लक्षण पाया जाता है। तो उपधातु जो है यहाँ एंटीमनी होता है, जिसका परमाणु संख्या 51 होता है। लोहा का 26 परमाणु संख्या होता है, कॉपर 29 होता है और निकल के 28 होता है। वही एंटीमनी जो होता है इसका जो है 51 होता है। और एंटीमनी जो है वह उपधातु होता है। उपधातु की संख्या जो है देखेंगे यहाँ तो हो जाएगा हमारा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी के सभी उपधातु है। 1 2 3 4 5 6 7 सभी के सभी उपधातु है, याद करने वाला पॉइंट है। अगला प्रश्न करता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण बोहलर ने किया था, एक लैब में किया था। और यह बोहलर जो है बर्जेलियस का चेला था और इन्होंने दिया था विटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत। बर्जेलियस साहब ने सबसे एक छोटा सा बताते हैं इसमें से पॉइंट। बर्जेलियस साहब जो है जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि यूरिया को मानव शरीर में ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसी का चेला बोहलर ने अमोनियम NH4Cl अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में गर्म करके यूरिया बना दिया, NH2CO NH2। बर्जेलियस का चेला बोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया, जिससे जैव शक्ति का सिद्धांत टूट गया और इसे जो है कहते हैं, इस प्रकार यूरिया का निर्माण किया गया लैब में। अगला प्रश्न कहता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एथाइन और इसका फॉर्मूला होता है C2H2। इसे कहते हैं एसिटिलीन या एथाइन। देखें इसको थोड़ा समझते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2 और कैल्शियम कार्बाइड को जब जल में डालते हैं तो यह बनता है कैल्शियम एसिटिलीन या इथाइन। कार्बन की संख्या 2 है और 2 से 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, मतलब यह जो है दुगना से 2 कम है, इसलिए यह जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो गया अल्काइन ग्रुप का तत्व। और अल्काइन ग्रुप का तत्व होता है मेथ, ईथ और आइन हो गया। मेथ 2 हो गया कार्बन तो इसको कहते हैं ईथ, और दुगना से 2 कम है तो इसको कहते हैं आइन, तो हो गया मेथाइन। इसको कहेंगे इथाइन इसी को कहते हैं इथिलीन। अगला प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में कौन समावयवी है। समावयवी कहने का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में आइसोमर कहते हैं। आइसोमर संरचना सूत्र समान और अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न हो उसे कहते हैं आइसोमर समावयवी। तो यहाँ विकल्प सी जो है वह इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, और यहाँ भी इथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH और संरचना सूत्र अलग अलग है, क्योंकि इथाइल दोनों तरफ दे दिया है और बीच में दिया है हमारा ऑक्सीजन। और यहाँ जो है यहाँ इस तरह से दिया है, मतलब संरचना सूत्र सेम है। यहाँ कार्बन की संख्या 2, यहाँ भी कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 5 1 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 3 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1, यहाँ है। ये मतलब है अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न हो उसको कहते हैं आइसोमर यानी समावयवी। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ग 1 के तत्व, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि वर्ग 1 के तत्व को हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल वर्ग 1 के तत्व को। वही वर्ग 2 के तत्व जो होगा उसको कहेंगे अल्कलाइन मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु, अर्थ अल्कलाइन मेटल क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व होगा इसको ये जो है एस ग्रुप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में जो है श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से हमारा एनर्जी मिलता है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, जिसे जो इक्वल होता है
30.5 किलो जूल प्रति मोल के। तो विकल्प में दिया है इस तरह से किलो जूल प्रति मोल, यह विकल्प होगा हमारा ए। एटीपी, एडीपी और एएमपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एएमपी होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को याद करने का पॉइंट है, फुल फॉर्म को याद करने का पॉइंट है। यह जो है बोर्ड परीक्षा में पूछते रहता है, हर एक पॉइंट को जो है कंसंट्रेट करके देखना है। अगला प्रश्न कहता है कि पादप में, पादप मतलब होता है प्लांट, प्लांट मतलब होता है पौधा, प्लांट। जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करता है, या जल को जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। वही फ्लोएम जो है वो बने हुए द्रवित भोजन का परिवहन पेड़ के चारों तरफ करता है। अगला प्रश्न कहता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यह जो है कॉकरोच में पाया जाता है। यह आर्थ्रोपोडा ग्रुप के तत्व में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है हमारा कीट, मकड़ी, केकड़ा जैसे तिलचट्टा, इसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न कहता है प्रतिवर्ती क्रिया का क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया जो है यह हमारे शरीर में का अनैच्छिक क्रिया है, जैसे लार आना, रक्तदान नहीं रक्तदाब होगा, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, बीपी, जिसको मापते हैं स्पेगमोमीटर यंत्र से। हृदय का धड़कन इसे रोका नहीं जा सकता है। इनमें से सभी अवसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न कहता है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, तो हमारा जो ब्रेन है वह सुरक्षित रहता है ब्रेन बॉक्स में, जिसको कहते हैं मस्तिष्क गुहा। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होता है वह आतंत्रिका कोशिका होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे पूरे शरीर में जाल जैसा फैला होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बडी मतलब मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। विकल्प बी, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड में प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। फूल में नर जनन अंग होते हैं, तो फूल में जो है नर जनन अंग होते हैं, इसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और तंतु। अगला प्रश्न कहते हैं मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑटोसोम। 22 जोड़ा होता है ऑटोसोम, और एक जोड़ा जो होता है हमारा लिंग क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। टोटल होता है 23 जोड़ा, और ये टोटल हम लोग कहें तो 46 होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज बाल्डियर ने किया था। अगला प्रश्न कहता है पक्षी और चमगादड़ के पंख। तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है वह संप्रीत अंग कहलाता है, जिसको कहते हैं असमजात अंग। कार्य एक समान और बनावट अलग अलग, तो इसको कहते हैं संप्रीत अंग। और संरचना और उत्पत्ति एक समान और कार्य अलग अलग होगा, तो इसको कहेंगे समजात अंग, जैसे मनुष्य और घोड़े का अग्रपाद। अगला प्रश्न कहता है एक क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर का भी दे सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वह हमारा उत्पादक होते हैं, और जो उत्पादक को ग्रहण करता है उसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो मांसाहारी जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न कहता है ओजोन के एक अणु, ओजोन के एक अणु में, इसका फार्मूला होता है O3, और एक अणु में 3 गो ऑक्सीजन होते हैं, तो यहाँ विकल्प हो जाएगा हमारा सी, ओजोन। यहाँ पर वैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। पेट्रोलियम का उपयोग होता है, तो पेट्रोलियम का उपयोग हमारा होता है मोटर वाहन में होता है, जलयान में होता है, वायुयान में होता है, इनमें सभी में विकल्प डी होगा पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, स्नेहक पदार्थ। अगला प्रश्न कहता है कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोयला का मुख्य स्रोत जो होता है वह पौधा होता है। कोयला बनता है पौधा से, जीव जंतु से बनता है पेट्रोलियम। कोयला कैसे बनता है? तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी कारणवश पृथ्वी पर घने वन और जंगल से कालक्रमेण किसी कारणवश यह पृथ्वी के गर्भ में समा गए, जैसे भूकंप, सुनामी के कारण। कुछ समय बाद रासायनिक प्रतिक्रिया और नीचे के भीषण दबाव और गर्मी के कारण यह कोयला में परिवर्तित हो गया। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट 96% कार्बन, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में, परिपथ को इंग्लिश में सर्किट कहते हैं, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? शक्ति सूचित करते हैं, पी से पी बराबर होता है VI, बराबर होता है I²R, बराबर होता है V²/R। कोई भी विकल्प में रह जाए आंसर होगा I²R, विकल्प ए। शक्ति का मतलब वाट होता है, जिसको सूचित करते हैं W से। अगला प्रश्न कहता है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाएगा? तो हर एक आधा चक्र के बाद परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रीजनरेशन का उदाहरण होता है? तो यह जो है हमारा हो जाएगा
यह हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण होता है? इनमें से कोई नहीं। पुनरुद्धार मतलब रीजनरेशन, रीजनरेशन होता है लीवर में। लीवर डैमेज हो जाने के बाद अपने आप जो है तैयार हो जाता है, अपने आप जो है मैनेज कर लेता है, तो उसको कहते हैं, हालांकि हाइड्रम होना चाहिए। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। लीवर को कन्फर्म होगा, एक हमारा शरीर में पुनरुद्भावन वाला एक अंग होता है लीवर, और लीवर का वजन 1.5 होता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा, अजैव निम्नीकरण का मतलब है तो वायु और नमी की उपस्थिति में नहीं सड़ता गलता है, तो थर्मोकोल जो है नहीं सड़ेगा गलेगा, तो यह जो है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण होता जाएगा। इसमें DDT एक उदाहरण होता है, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। टिश्यू पेपर, काले छिलका, ये सब जो है नमी और वायु की उपस्थिति में सड़ गल जाएगा, तो इसको कहते हैं जैव निम्नीकरण, और इसको कहते हैं अजैव निम्नीकरण, थर्मोकोल को और DDT को। प्लास्टिक भी आएगा इसी में। अगला प्रश्न कहता है टिंडल का प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यह जो होता है हमारे प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को दर्शाता है। समानता, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रवाहित करने पर उसके कण चमकने लगते हैं, इस घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि फूल का नर जननांग कहलाता है, फूल का नर जननांग जो होता है वह पुंकेसर कहलाता है, वही मादा जननांग जो है कहलाता है हमारा स्त्रीकेसर। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं, इसका उपयोग कीटनाशक में करते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, विकल्प बी होगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटनाशक में करते हैं। नालियों में जो छिड़काव होता है बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में, वह ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, कपड़ों को ब्लीचिंग में करते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? गंगा प्रदूषण, गंगा नदी के प्रदूषण में उत्तरदायी नहीं होता है। तो गंगा में कपड़ों को धोएंगे तो ये भी प्रदूषित हो जाएगा, विकल्प नहीं होगा। गंगा में अधजले सबको बहाएंगे, ये भी प्रदूषित करेगा। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। और गंगा में मछली पालन करते हैं, उत्सर्जन नहीं करेगा, मछली पानी को साफ करता है, विकल्प ए ऑप्शन सही होगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, जो हमारा टूथपेस्ट होता है वह क्षारीय होता है, क्योंकि हमारा मुंह लार निकलते रहता है, वह अम्लीय होता है, और अम्लीय होता है, और यह टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है, और अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करेगा तो बनाएगा लवण, और लवण जो है हमारे दांत को नष्ट होने से बचाएगा। अगला प्रश्न कहता है क्लोरीन के परमाणु की बाध्यता कक्षा में, क्लोरीन के परमाणु संख्या होता है 17, और इसका बाध्यता कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका जो संयोजकता होता है वह 1 होता है। यह अधातु होता है, वर्ग 17 के तत्व होता है। क्लोरीन के परमाणु की बाध्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है। अगला प्रश्न कहता है सुरंगम, जीके का प्रश्न है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था होता है? या जो है केरल में जो है जल संग्रहण की व्यवस्था होती है। अब देते हैं 51 से आगे। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार नीला होगा। प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा पाप 4। अगला प्रश्न कहता है विद्युत आवेश कैसे मतलब क्या होता है? तो विद्युत आवेश कैसे मतलब जो होता है वह कूलम होता है। कूलम को C से शुरू करते हैं, आवेश को Q से शुरू करते हैं, Q बराबर होता है फॉर्मूला IT। Q हो गया आवेश, I बराबर हो गया करंट, और T हो गया टाइम। अगला प्रश्न कहता है सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, अनुशीतलन होता है 80 mm, और हमारा होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करता है स्पेगोमैनोमीटर 120/80 mmHg। ऊपर वाला को कहते हैं संकुचन, और नीचे वाला को कहते हैं डायस्टोल। ऊपर लोग कहते हैं सिस्टोल और नीचे लोग कहते हैं डायस्टोल, और यह जो होता है संकुचन, नीचे लोग कहते हैं अनुशीतलन। तो अनुशीतलन हो गया 80 mmHg आंसर। ये इनमें से कौन पादप प्रमुख होता है? तो पादप प्रमुख में हमारा आ गया ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और इथिलीन। तो विकल्प हो गया हमारा साइटोकाइनिन आंसर। अगला प्रश्न कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, यह भी करेगा, चालक के ताप पर, चालक के अनुप्रस्थ कट के क्षेत्रफल पर, यह भी करेगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो यहाँ हमारा विकल्प जो होगा वह डी होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक का प्रतिरोध R बराबर रो इंटू L/A। प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, विकल्प डी होगा आंसर। अगला प्रश्न कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबिया सोडा जिसको बासिंग सोडा कहते हैं, धोबन सोडा कहते हैं, NO2 10:2, विकल्प बी होगा, और इसमें जल के अणु जो होते हैं वह 10 होता है आंसर। अगला प्रश्न कहता है रुधिर मतलब ब्लड का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और यह ब्लड को जो थक्का जमाने में मदद करता है, और इसका pH 7.4 होता है। अगला प्रश्न कहता है
निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। मशा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। गोनोरिया सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है, लेकिन मशा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है मोटरसाइकिल से चलना, ये पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। इसमें से जो है प्रदूषण फैलेगा। वही पैदल चलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइकिल चलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम गलनांक वाला धातु जो होता है वह सोडियम होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? फोकस दूरी धनात्मक होता है दर्पण में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण विकल्प नहीं है, इसलिए यहाँ हो गया हमारा उत्तल दर्पण नहीं होगा, उत्तल लेंस रहता तो होता है सर। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। दर्पण पूछ रहा तो दर्पण आंसर होगा। विकल्प बी होगा सही आंसर, लेकिन यहाँ विकल्प बी होगा सही उत्तर, लेकिन लेंस की जगह पे दर्पण होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा उपधातु होता है? तो उपधातु होता है हमारा जर्मेनियम। जर्मेनियम उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सात जो है उपधातु है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यह जो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन 35, यह जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। वही धातु की बात कहेगा तो Hg होगा पारा 80। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस होता है, क्योंकि यह एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसान होता है। दूसरा, इससे प्रदूषण कम फैलता है, ना के बराबर होता है, पोर्टेबल होता है, कम जगह सेकता है। अगला प्रश्न कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है हमारा पर्यावरण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? चार विकल्प में से कौन सा शब्द है? तो V बराबर I बटे R गलत, V बराबर R बटे I गलत, V बराबर I R विकल्प सी ओम्स लॉ। ओम के नियम कहता है V बराबर I R, यह ओम के नियम होता है। V बराबर वोल्टेज है और ये I बराबर करंट है, R बराबर रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो V प्रोपोर्शनल I, मतलब जैसे ही करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। यही कहता है हमारा ओम का नियम। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प मतलब जिसमें एक लिंग होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो पपीता। अगला प्रश्न कहता है कि पादपों में उसके पहले वाला 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु, उभय मतलब होता है दोनों, मतलब जिसमें नर और मादा दोनों होगा, तो उभयलिंगी पुष्प जो होगा वह उभयलिंगी जो जंतु होगा वह केचुआ होगा। पादपों में पाया जाने वाला एक वृद्धि हार्मोन कौन सा हार्मोन था? वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन जो होगा वह वृद्धि हार्मोन होगा यहाँ पे हमारा जिबरेलिन। वृद्धि हार्मोन पेड़ पौधों की वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है, और वही वृद्धि रोधक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एफसीसी कम, और वही गैस के रूप में हार्मोन पाया जाता है जिसको कहते हैं एथिलीन। याद करने वाला पॉइंट है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और सबसे सरल मीथेन होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। यह दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त और असंतृप्त। जो संतृप्त होगा इसको कहेंगे एल्केन। इसका जो फार्मूला होगा CnH2n+2। और वही असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं हमारा, एक हो गया हमारा अल्कीन और दूसरा हो गया अल्काइन। अल्कीन CnH2n, अल्काइन हो गया CnH2n-2। अगला प्रश्न कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला। अगला प्रश्न कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश में कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश होता है वह काला प्रतीत होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है? तो मेडुला से निकलता है, मेडुला से मेरुरज्जु निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। अगला प्रश्न कहता है अतिभारण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक हो जाता है, जब किसी चालक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जब किसी परिपथ उससे अधिक क्षमता वाले उपकरण जोड़ दिया जाता है, तो जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण नष्ट होने लगता है, इस घटना को कहते हैं हम लोग अतिभारण। होता क्या है तो वहाँ रेजिस्टेंस लगभग शून्य हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में महत्तम धारा बहने लगता है। इस घटना को कहते हैं अतिभारण। इससे बचने के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज यह बना होता है टीना प्लस शीशा और कॉपर का बना होता है। अगला प्रश्न कहता है किसी कोष मतलब होता है कक्षा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। 2n² इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन कक्षा की संख्या। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, 2 8 18 32 याद रखना।
अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत, ओजोन लेयर किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये जो है परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। ऊपर से सोर्स से आता है हमारा परावैंगनिक किरण, जिससे ओजोन परत क्या करता है, उसे ऊपर जो फिल्टर कर देता है। अगर वह पृथ्वी पर आएगा तो त्वचा का क्षरुत परिवर्तन, सनसनी, विभिन्न प्रकार के रोगों से जो है व्यक्ति, जंतु, जीव जंतु, प्राणी पीड़ित हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने बंध होता है? ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच जो है डबल बंध होता है, द्विबंधन, द्विबंध। त्रिबंध किस में होता है? तो नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन में त्रिबंध होता है। अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत किस हो गया। अगर हमारा शरीर, रिपीटेड क्वेश्चन, हमारा शरीर किस बीच प्रकाश के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 विकल्प डी। अगला प्रश्न कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया यह नेत्र के आगे एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिससे होकर प्रकाश आगे की ओर गुजरता है। और नेत्रदान में याद रखना कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। धन्यवाद। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न को समझने में परेशानी हो, दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें।